गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आपका लेक्चर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है आपका। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज महोबा के लिए हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको ऑफ पीक टैरिफ के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में अनतियुच्च अर्थात शिखरहीन टैरिफ बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिखरहीन टैरिफ। ठीक है, ऑफ पीक टैरिफ। विदित हो कि रात और दिन अर्थात आठों पहर इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर इलेक्ट्रिसिटी लोड कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो 24 घंटे में बराबर यूज़ नहीं करते हैं कि सुबह भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, दोपहर में भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, शाम को भी इलेक्ट्रिसिटी उतनी यूज़ करें, रात को भी उतनी यूज़ करें। कभी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और कभी कम यूज़ करते हैं। जैसे कि शाम के 5 से 10 के टाइम जो होता है 10-11 बजे तक, वो पीक टाइम होता है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए उसको पीक टाइम कहते हैं। ठीक है, और रात के 2 बजे के बाद 5 बजे तक ये होता है ऑफ पीक टाइम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कब सबसे कम यूज़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार 24 आवर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सिस्टम कुछ घंटों के लिए भार रहित स्थिति ऑफ लोड कंडीशन में और कुछ समय के लिए पीक लोड कंडीशन में तथा कुछ समय के लिए एवरेज लोड कंडीशन में रहता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए पीक लोड, ठीक है, कुछ समय के लिए ये रहता है पीक लोड कंडीशन में। पीक लोड कंडीशन क्या है? 5 से 10 बजे का जो हमने टाइम बताया उसमें सबसे ज़्यादा लोड होता है, पीक लोड कंडीशन है। ठीक है, ऑफ पीक लोड कंडीशन क्या है? जो टैरिफ का नाम भी है ऑफ पीक लोड, ऑफ पीक टैरिफ या ऑफ पीक लोड कंडीशन क्या है? रात को 1-2 बजे से सुबह आपके 5-6 बजे तक, उस समय सबसे कम होता है लोड। और जो एवरेज लोड कंडीशन है वो दिन भर जो आपकी रहती है वो एवरेज लोड कंडीशन है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा प्रायः रात्रि के समय 10 बजे से सुबह 4 बजे तक इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ लोड या मिनिमम लोड की स्थिति में रहता है ना। रात के 10 बजे से, अब 10 बजे क्या और ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, ये भी डिपेंड करता है। मेट्रो सिटीज़ हैं तो 11-12 बज जाता है, 1 बज जाता है। और अगर मीडियम सिटीज़ हैं, अर्बन एरिया है तो 10 बज जाता है। और रूरल एरिया है तो 8 ही बजे या 9 बजे से ही ये टाइम शुरू हो जाता है आपका ऑफ पीक टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ लोड या मिनिमम लोड की स्थिति में रहता है। ठीक है, रात के 10 से सुबह 4-5 बजे तक। इस समय के लिए सस्ती दर वाला टैरिफ निर्धारित करके या कुल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में स्पेशल छूट देकर कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अभी जो टाइम होता है रात से 10 से सुबह 5 बजे तक ऑफ पीक टाइम होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम लोड होता है। अब उस समय इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है तो क्या करते हैं, उस समय टैरिफ को कम कर देते हैं, मतलब रेट को कम कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जब रेट कम होगा तो लोग उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो रेट कम होने की वजह से, सस्ते होने की वजह से लोग उस समय इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा यूज़ करेंगे। यही इस टैरिफ का मतलब है, या ये टैरिफ इसीलिए होता है कि जब ऑफ पीक पे, जब रात के 10 से 4 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का लोड बहुत कम होता है, उस समय रेट को इतना कम कर दिया जाए कि लोग उस समय इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, इस प्रकार का टैरिफ ऑफ पीक लोड टैरिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स? इसमें लोड फैक्टर के बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो लोड फैक्टर है वो बढ़ने की संभावना रहती है। सेकंड है, इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं होता, इसलिए ऑफ पीक लोड टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर तथा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर दोनों ही को अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं है, इसलिए जो सप्लायर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और जो कंज्यूमर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद या लाभप्रद है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस, इसके यूज़ कहाँ पे हैं? ऑफ पीक टैरिफ का प्रयोग प्रायः जल तापक, जल पंप,
सिंचाई कार्य तथा रेफ्रिजरेटर आदि के लिए सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वसूल करने में होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसका यूज़ सिंचाई के काम में हो रहा है, जैसे कि खेतों में जो सिंचाई होती है वो क्या है, रात को टैरिफ कम होता है और वो सप्लाई उसी समय देते हैं, उस समय रात के समय, ताकि जो सिंचाई हो वो रात में हो, उस समय रेट इलेक्ट्रिसिटी का कम होता है। ठीक है, और किस में यूज़ होता है, जैसे कि जल पंप, पानी का पंप करने के लिए जो हम लोगों की वाटर सप्लाई होती है, ये नॉर्मली रात को जहाँ पे भी वाटर का सोर्स होता है, किसी डैम या किसी टैंक या किसी पॉन्ड से, तालाब से, झील से, रात को ये पंप करते हैं इसी टाइम पे 10 से 4 बजे तक पंप करके सिटी में ले आते हैं। फिर वहाँ बड़े बड़े ओवरहेड टैंक होते हैं, बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती हैं ओवरहेड, उस पे स्टोर कर लेते हैं और फिर जब दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे फिर वहाँ से इसको पानी को सप्लाई देते हैं। ठीक है, और जल तापक इलेक्ट्रिसिटी हीट, सॉरी, वाटर को हीट करने के लिए भी यूज़ होता है इसका रात में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पे सब्जियां हैं या और भी चीज़ें हैं, आलू वगैरह स्टोर किए जाते हैं, वहाँ पे भी क्या है, ये ऑफ पीक रात के समय जो टाइम होता है 10 से 4, उस समय रेट कम होता है तो उस समय ये फुल यूज़ करते हैं और दिन में रुक रुक के या बीच में बंद भी कर देते हैं दिन में, और रात को पूरा फुल यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई होता है टैरिफ, वहाँ से इसकी कॉस्ट वसूलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टैरिफ है आपका सीजनल टैरिफ। ठीक, हिंदी में इसको ऋतुनिष्ठ टैरिफ बोलेंगे। ठीक है, ये टैरिफ जो वर्षा, शरद, बसंत, ग्रीष्म आदि विभिन्न ऋतुओं पर डिपेंड करता है, अर्थात जिसमें ऋतुओं के समय के आधार पर एनर्जी का रेट परिवर्तित होता है, सीजनल टैरिफ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए गर्मी में क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, गर्मी पड़ती है क्योंकि फ्रिज भी, रेफ्रिजरेटर भी चलता है, कूलर भी चलता है, वाटर कूलर भी चलता है, फ़ैन भी चलता है, सब चलता है। ठीक है, तो समर में, गर्मी में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। विंटर में क्या है, विंटर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, केवल मेनली लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट बल्ब के लिए। ठीक है, और इसीलिए टाइम टू टाइम जैसे सीज़न के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये टैरिफ वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, अब वर्षा में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कुछ अलग रहती है, सर्दियों में अलग रहती है, गर्मी में अलग रहती है, तो इसी डिमांड पे ये टैरिफ डिपेंड करता है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का रेट तय किया जाता है सीज़न के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए इसको ये यहाँ पे सीजनल टैरिफ भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला टैरिफ है आपका मल्टी टैरिफ। ठीक, हिंदी में इसको बहुल टैरिफ कहेंगे। ठीक है, उपयुक्त समस्त टैरिफों में से दो या दो से अधिक टैरिफ को मिक्स करके तैयार किया गया टैरिफ मल्टी टैरिफ कहलाता है, जो आवश्यकता अनुसार कभी भी डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब मल्टी टैरिफ क्या है, एक या एक से अधिक या दो से अधिक टैरिफ को क्या आपस में मिक्स कर दिया जाता है, कि किसी टैरिफ की कोई अच्छाई है तो वो ले ली, किसी टैरिफ की कोई अच्छाई है तो वो ले ली, और उन अच्छाइयों को लेकर के एक नया टैरिफ बना दिया जाता है, उस टैरिफ को मल्टी टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, और ये कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई नई चीज़ आती है और उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है टैरिफ, तो उसी हिसाब से हम किसी भी टैरिफ से कुछ भी लेकर के या नई चीज़ जोड़ के या घटा करके उसमें से हम नया टैरिफ तैयार कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपके टैरिफ थे, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आपके ख़त्म हो गए। ठीक, अब आपका नया टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है, पावर फैक्टर। ठीक है, जैसे कि पावर फैक्टर मैंने कई बार बताया आपको क्या होता है पावर फैक्टर। ठीक है, प्योर वेक्टर डायग्राम भी बताए थे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का क्या होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एनी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ फिजर डायग्राम है, जो कॉस होता है ये क्या, फाई है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसका कॉसाइन, उसका कॉस ले ले, अगर हम कॉसाइन ले ले तो
कॉस, जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है फाई, तो कॉस फाई ही हमारा क्या है, पावर फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए लिखा भी है द कोसाइन ऑफ एनी एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज एन इन एन एसी सर्किट इज नॉन एज पावर फैक्टर। लेकिन ये वोल्टेज और करंट का जो एंगल बनेगा बीच में वो किस पे होना चाहिए, वो एसी सर्किट्स में होना चाहिए, ठीक है। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसके कोसाइन को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा पावर फैक्टर इज कॉस फाई, ठीक। फाई इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक। अब पावर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक। पावर ट्रायंगल समझें। इस पावर ट्रायंगल से ही हम आपको किलोवाट, केवीए और केवीएआर तीनों चीज़ बताएंगे क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए पावर ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक। तो पावर फैक्टर तो पता ही आपको क्या होता है, ये फाई है वोल्टेज और ये करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो फाई, वो कॉस फाई जो होगा वो पावर फैक्टर है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का एनालिसिस एसी सर्किट द्वारा यूज्ड पावर के टर्म्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, जो भी एसी सर्किट में पावर यूज़ हो रहा है तो उसके टर्म्स में भी हम पावर फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, इस ट्रायंगल को ओ ए क्या है, ओ है वी आई कॉस फाई, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्टिव पावर है, ये क्या है, ओ ए एक्टिव पावर है, इसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं, वी आई कॉस फाई ये एक्टिव पावर है। और इसको मेज़र किस में करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वाट, या और बड़ी यूनिट है तो किलोवाट, ठीक है। वी आई कॉस फाई एक्टिव पावर है ये, और इसकी यूनिट वाट या किलोवाट है, ठीक है। अब ये ए बी देखिए, ए बी क्या है, ए बी है वी आई साइन फाई, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिएक्टिव पावर, ये एक्टिव पावर शो करता है, ये रिएक्टिव पावर शो करता है, ठीक है। और इसको हम किस में मेज़र करते हैं, वी ए आर में, या बड़ी यूनिट है तो के वी ए आर में, ठीक है। ये हमें कोई भी मदद नहीं करती है, ये यूज़फुल नहीं होती है, इसका कोई यूज़ नहीं है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और इसको हम मेज़र भी नहीं करते हैं। जो हमारा एनर्जी मीटर होता है जिसमें रीडिंग आती है और बिजली का बिल बनाया जाता है, उसमें भी इसकी रीडिंग नहीं ली जाती है, ना ही हमारा एनर्जी मीटर इसकी रिएक्टिव पावर की रीडिंग नहीं लेता है, ठीक है। इसकी यूनिट वी ए आर, या बड़ी यूनिट है तो के वी ए आर, ठीक है। ये वी आई साइन फाइव रिएक्टिव पावर है, ठीक है। अब ये ओ बी क्या है, ओ बी है वी आई, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बना ये कॉस फाई, और ये है ओ बी है केवल वी आई, ठीक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपरेंट पावर कर रहा है, ठीक है। ये क्या शो करता है, अपरेंट पावर। इसकी यूनिट है वी ए, या बड़ी यूनिट है तो के वी ए। इसकी यूनिट वी आई की यूनिट क्या होगी, वी ए, वी है तो वोल्टेज, आई है तो एम्पियर, ठीक, वी ए या के वी ए, ठीक है। अब आप यहाँ से एक और चीज़ समझ सकते हैं, ये तीन चीज़ें यहाँ मिली हमको, क्या क्या मिला, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ठीक। अपरेंट पावर की यूनिट वी ए और के वी ए, एक्टिव पावर की यूनिट वाट और किलोवाट, और रिएक्टिव पावर की यूनिट वी ए आर और के वी ए आर, ठीक है। तीन चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे ग्लास होता है, ग्लास में जब आप कोल्ड ड्रिंक डालते हो, है ना, तो जब कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो ग्लास पूरा फुल हो जाता है, ऊपर क्या रहते हैं, बबल्स, बुलबुले रहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो आप वो ग्लास खाली हो जाता है ना, तो वो पूरा नहीं भरा होता है, लेकिन जब जैसे ही आप डालोगे तो उसको वो पूरा भरा, बबल्स की वजह से पूरा भर जाता है, ठीक है। तो जब आपने डाला वो पूरा ग्लास फिल हो गया, तो वो उस समय क्या है, वो उस समय अपरेंट पावर है, आभासीय पावर, अपरेंट पावर। आभास ऐसा हो रहा है कि वो ग्लास पूरा भर गया है, लेकिन भरा नहीं होता ना वो, तो जितना एक्चुअल भरा होता है वो होती है हमारी एक्टिव पावर। क्या होती है, एक्टिव पावर। जितने में वास्तव में कोल्ड ड्रिंक होता है, जितने में भरा होता है वो ग्लास, वो एक्टिव पावर होती है, ठीक है। और जितने में ऊपर बबल्स होते हैं और जो थोड़ी देर में खाली हो जाता है, वो हमारे किसी यूज़ का तो होता नहीं है ना, वो बेकार होता है, थोड़ी देर में खाली भी हो जाता है, उसको रिएक्टिव पावर से समझिए, ठीक है। तो वहाँ भी देखिए तीन पार्ट हो गए। पहला पूरा ग्लास फुल हो जाता है, वो हमारा अपरेंट पावर है, कि हमें लगता है कि ग्लास भर गया लेकिन भरा नहीं है, आभास होता है ऐसा, ठीक है।
फिर हमारा एक्टिव पावर, जितना एक्चुअल में हमारा कोल्ड ड्रिंक है वो एक्टिव पावर है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर, जितना वो बेकार का यूजलेस ऊपर का जो बबल होता है वो रिएक्टिव पावर है, ठीक है। अब पावर फैक्टर या पावर ट्रायंगल्स को और आगे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, apparent power in an AC circuit has two components, that is active and reactive power। बताया ना, जो apparent power है टोटल पूरा ग्लास, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक्टिव पावर जितना वास्तव में कोल्ड ड्रिंक था, और रिएक्टिव पावर जो बबल्स थे, ठीक है। तो apparent power in an AC circuit has two components, दो पार्ट होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव पावर, ठीक है। दोनों आपस में कैसे होते हैं, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों आपस में कैसे हैं, राइट एंगल में यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पावर ट्रायंगल से समझे तो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लग सकते हैं, अपरेंट पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, या इसकी यूनिट में लिखें तो के वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू किलोवाट का स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है, पावर फैक्टर को और कैसे डिनोट कर सकते हैं हम। पावर फैक्टर इज इक्वल, क्या होता है, कॉस फाई होता है। कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्री, अगर देखें कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा ये है ओ ए, ओ ए बेस हो गया इस ट्रायंगल का, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओ बी हो गया, ठीक है। तो पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए क्या है हमारा, ये हमारा एक्टिव पावर है, ठीक है, अपॉन ओ बी क्या है हमारा, अपरेंट पावर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। इसकी यूनिट लिखें तो ये किलोवाट हो जाएगी और ये केवीए हो जाएगी, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Thus, the power factor of a circuit may also be defined as the ratio of active power to the apparent power. This is a perfectly general definition and can be applied to all cases, ठीक है। तो हम पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर फैक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेशियो है, और ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको हम किसी भी केस में लगा सकते हैं, ठीक। अभी और बचे हुए हैं इस पावर फैक्टर पावर ट्रायंगल के पॉइंट्स, मगर ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।